हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका दिव्य दृष्टि क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जुड़ जाइए मित्रों, जुड़ जाइए जल्दी से, जुड़ जाइए सभी दोस्तों। अपने मनोविज्ञान के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे। 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट अपना आज चलेगा। आज दो खुशखबरी आपके लिए दुर्गे सर लेके आए गए मेरे से पहले। एक तो आपका जो सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है, उसी के साथ आपका जो रीट का नोटिफिकेशन है वो भी आउट हो गया है ना। तो रीट की जो आपकी एग्ज़ाम है वो 27 फरवरी को है। तो अब की बार जो फरवरी होने वाली है, इसमें जितने भी आप डे मनाते थे वो सभी डे नहीं मना पाओगे, क्योंकि आपको तैयारी करनी होगी। जितने भी दिवस फरवरी में आप मनाते थे उन दिवसों को अब की बार नहीं मना पाओगे, क्योंकि अब की बार आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, है ना। अब की बार रीट पास करके दिखाना होगा, ठीक है। जुड़ जाइए सभी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि एज ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्याओं की अवधि किस आयु काल को कहा जाता है। हमें क्या बताना है, समस्याओं की अवधि किस आयु काल को कहा जाता है। समस्याओं की अवधि किस आयु काल को कहा जाता है। किशोर अवस्था को, प्रौढ़ावस्था को, बाल्यावस्था को, या उपयुक्त सभी। तो कौन सी ऐसी अवधि है जिसको हम एज ऑफ प्रॉब्लम, समस्याओं की अवधि बोलते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बड़ी जो समस्या आती है वो संवेगों के नियंत्रण में आती है ना। इस अवस्था में क्या होता है, हम संवेगों पे नियंत्रण अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो कौन सी अवस्था है जिसको प्रॉब्लम एज भी कहते हैं, समस्या की आयु भी कहते हैं, कौन सी एज है, वो है किशोर अवस्था। कौन सी एज है, किशोर अवस्था, क्योंकि इसमें शारीरिक चेंजेज एकदम से होते हैं, है ना। एकदम से शरीर का विकास होता है, और इसी के साथ साथ इसमें मानसिक जो विकास है वो अपनी उच्चतम स्तर पे पहुंच जाता है। इसी के साथ जो संवेगिक विकास है, जो संवेगात्मक विकास होता है, वो मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी डेवलपमेंट के जो पहलू है वो बहुत स्पीडली रनिंग करते हैं, तो एकदम से ऐसा लगता है अकस्मात क्या हो गया है ना। इसीलिए स्टैनली हॉल ने इसको क्या बोला था, तूफान और झंझावतों की अवस्था। क्या बोला था, तूफान और झंझावतों की अवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर ये है ना, विकास के किस चरण में नायक पूजा, हीरो वर्शिप की प्रवृत्ति का हीरो वर्शिप की प्रवृत्ति पाई जाती है, या प्रचुर मात्रा में, ये लिखना चाह रहे थे सर, है ना। प्रचुर मात्रा में हीरो वर्शिप, नायक पूजा की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है। हीरो वर्शिप क्या है, नायक पूजा क्या है, कि जो मॉडल वगैरह होते हैं उनको या तो हीरो मानते हैं, या किसी शिक्षक को हीरो मानते हैं, या अपने से बड़े छोटे किसी को भी हीरो मान लेते हैं ना, जिसको उसके प्रति उसकी पूजा करते हैं। जिसको अपना नायक मान लिया, जिसको अपना हीरो मान लिया, उसकी तहे दिल से पूजा करते हैं। कौन सी उम्र होती है जिस उम्र में हीरो की पूजा की जाती है, कौन सी उम्र होती है, किशोर अवस्था। कौन सी उम्र होती है, किशोर अवस्था। इसको टीनेज भी बोलते हैं, एडोलसेंस भी बोलते हैं, है ना। 13 से 19 वर्ष ये होती है जो टीन एज है, 13 to 19। टीन एज में क्या है, हीरो वर्शिप का भी गुण पाया जाता है, ठीक है सब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक किशोर अवस्था, 13 से 19 वर्ष के बीच का समय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की कौन सी विशेषता नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है। विचारों की विलोमीयता, रिवर्सिबल थिंकिंग होती है, नहीं होती है, होती है सर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही रिवर्सिबल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। विचारों की विलोमीयता, रिवर्सिबल थिंकिंग का मतलब क्या है, जैसे कोई छोटा बच्चा है और वो स्कूल जाने लग गया,
है ना, वो स्कूल जाने लग गया, तो जब तक उसमें रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं आएगी तो वो अपने आप से अकेला स्कूल नहीं जा सकता। अगर वो एक साइड से चला जाएगा तो वो दूसरी साइड से अपने आप नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, वो केवल सीधा सोच सकता है, उल्टा नहीं सोच सकता, रिवर्सिबल नहीं सोचता है। अगर उस बच्चे को थोड़ा और टाइम देंगे, उसको और परिपक्व होने देंगे, उसमें रिवर्सिबल थिंकिंग का जो डेवलपमेंट है वो हो जाएगा, तो वो बच्चा दोनों साइड से सोच सकता है, मतलब एक साइड से जा सकता है, दूसरी साइड से आ सकता है। इसी को हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे आपने देखा हो 2 गुणे 4 बराबर क्या होता है, 8 होता है। 2 गुणे 4 बराबर क्या होता है, 8 होता है। ठीक है साहब, अगर उस बच्चे को ये हमने सिखा दिया, उसके बाद हमने बोला कि 8 में अगर 4 का भाग लगाएंगे तो आंसर 2 आएगा, बात तो वही है भाई, रिवर्सिबल ही तो किया है इसको हमने, तो बात तो वही है। तो इस बात को बच्चा नहीं समझ पाता है, इस बात को नहीं समझ पाता है। इसका मतलब ये क्या है, विलोमीयता। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है, जी हाँ सर आ जाती है। इससे पहली अवस्थाओं में ये नहीं होती है, मूर्त में आती है, औपचारिक तक रहती है। ठीक है, उसके बाद संरक्षण का गुण, जो मैंने गिलास का उदाहरण बताया था, दूध के गिलास छोटे बच्चों के जो घर पे निश्चित होते हैं ना, वो उदाहरण बताया था, तो वो कौन सा गुण है, संरक्षण का गुण है ना। अगर कोई द्रव्य इतने बड़े गिलास में भरा है ना, इसमें इतना द्रव्य भरा है, अगर इसी द्रव्य को दूध या पानी कुछ भी हो, जूस या दूध कुछ भी हो, है ना, इसमें इतना भरा है, अगर सेम इसी पानी को हम इसमें कर दें, ये पात्र ऊंचाई में कम है, मतलब लंबाई में कम है ये पात्र, अगर इसी सेम द्रव्य को हम इसमें कर दें और ये इतना रह जाए, तो बच्चा क्या सोचता है कि ये वाला क्या है, कम है, और ये वाला क्या है, ज़्यादा है। ये क्या है, संरक्षण का गुण है। किसका गुण है, संरक्षण का गुण है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में संरक्षण का गुण विकसित हो जाता है। उसके बाद क्रमबद्धता व पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग, जी हाँ, क्रमबद्धता को भी सीख जाता है और पूर्ण और अंश प्रत्ययों का प्रयोग भी वो सीख जाता है। उसके बाद है अंतःप्रज्ञा चिंतन अवस्था, मतलब अपने अंदर ही अंदर सोचना, खुद के बारे में सोचना, जो प्रज्ञा से, जो आंतरिक रूप से जो सोचता है बच्चा, उन चीज़ों को नहीं सोच पाता है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा नहीं सोच पाता है। ये वाला जो चिंतन है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग वगैरह, ये जो चिंतन बाद में विकसित होते हैं, निगमनात्मक आगमनात्मक जो चिंतन है, ये जो स्टार्ट होते हैं, ये किशोर अवस्था में स्टार्ट होते हैं। कब होते हैं, किशोर अवस्था में, मतलब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलेंगे या बोलेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका मतलब इस अवस्था में ये नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किशोर अवस्था से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, सिगमंड फ्रायड ने। किसने किया था, सिगमंड फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड ने। चलते हैं आगे। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्तियों को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। किसी व्यक्ति का जीवन आरंभ होता है उस समय से जो प्रभावित करते हैं, वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं वातावरण में। इसका मतलब क्या है, ये बात किसने बोली ये बताना है हमको। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। ये बात किसने बोली है, वुडवर्थ साहब ने। किसने बोली है, वुडवर्थ साहब ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलने लगते हैं। बच्चे एक पूरा शब्द कब बोलने लगते हैं, ये बात बतानी है हमको। जो बच्चे हैं वो एक शब्द कितनी आयु तक बोलने लग जाते हैं। इसका हम अगर रफली आइडिया लें तो एक वर्ष में बच्चा एक शब्द बोलता है ना। 2 वर्ष में 2 शब्द बोलता है, 2 वर्ष में 2 शब्द। 5 वर्ष में बच्चा 2072 शब्द बोलता है। 5 वर्ष में कितना बोलता है, 2072 शब्द तक बोल सकता है। तो इसमें क्या पूछा है, एक वर्ष में कितना सार्थक शब्द बोलता है बच्चा, एक शब्द कितने वर्ष में बोलता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10.13 महीने, है ना। ये एग्जैक्ट फिगर दे रखी है, राउंड फिगर में इसको हम एक वर्ष लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध रखता है ना? भाषा विकास से कौन सा मनोवैज्ञानिक संबंध रखता है, ये बात हमें बतानी है। पेवलोव जी नहीं, बेने जी नहीं, मैस्लो जी नहीं, नोम चॉम्स्की जी हाँ। नोम चॉम्स्की ने एलईडी दिया था, एलईडी के बारे में बताया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र, भाषा अर्जन यंत्र। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि हर कोई जो प्राणी है, हर कोई जो बच्चा है, वो जब पैदा होता है तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेके पैदा होता है ना? भगवान ने उसको एक डिवाइस दे के भेजा है कि इस डिवाइस से आप भाषा का अर्जन करोगे। तो उस डिवाइस का नाम इन्होंने क्या दिया? LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र। भाषा अर्जन यंत्र बताया तो नोम चॉम्स्की हो गए भाषा वाले विकास से संबंधित, ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। उसके बाद मैस्लो कौन है? अब्राहम मैस्लो। इन्होंने आवश्यकताओं की एक हायरार्की दी थी, है ना? आवश्यकताओं की हायरार्की दी थी, जिसमें इन्होंने आत्मसिद्धि को परम आवश्यकता बताया था, है ना? भूख प्यास ऐसी चीज़ों को बेसिक नीड बताया था। तो सबसे ज़्यादा ऊंची जो अवस्था थी वो कौन सी बताई थी इन्होंने? आत्मसिद्धि की अवस्था। ठीक है। उसके बाद ये मानवतावादी हैं, ये है बिने। कौन से बिने? जो 1905 में बुद्धि का पहला परीक्षण लेके आते हैं। कौन है? जो 1905 में बुद्धि का पहला परीक्षण लेके आते हैं। इनके साथ और थे साइमन, है ना? ये बुद्धि से रिलेटेड इंसान है। उसके बाद पावलोव साहब, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, कुत्ते की लारों को जो संग्रहित करने वाले इंसान थे वो कौन थे? पावलोव साहब थे। ठीक है। तो इनका लर्निंग में थ्योरी चलती है, अधिगम में चलता है सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। भाषा विकास के बारे में जो बताया, किसने बताया? नोम चॉम्स्की, LAD, भाषा अर्जन यंत्र। ये बात याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में के समय से शुरू होती है? आनुवांशिकता की जो भूमिका है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में कब से शुरू होती है, ये हमें बताना है। तो आनुवांशिकता की जो भूमिका है वो कब से शुरू होगी? बीजावस्था। कौन सी अवस्था? बीजावस्था। भ्रूण, मैंने बताया था आपको, गर्भावस्था होती है, जो गर्भ अवस्था जो होती है, गर्भावस्था को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, है ना? गर्भावस्था के 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहली होती है डिम्बावस्था। गुड इवनिंग बेटा। पहली होती है डिम्बावस्था। पहली कौन सी होती है? डिम्बावस्था। सीड्स भी बोल देते हैं ना, सीड्स स्टेज। सीड मतलब बीज होता है ना? 2 जो वो होते हैं, क्या नाम है? हाँ, तो पहली है बीज की होती है, डिम्बावस्था होती है। उसके बाद दूसरी होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज, जिसको बोलते हैं भ्रूणावस्था। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक, EMB, एम्ब्रियोनिक स्टेज। उसके बाद तीसरी होती है फीटस, या इसी को हम बोलते हैं गर्भावस्था, है ना? गर्भावस्था या गर्भधारण अवस्था बोलते हैं ना। गर्भस्थ शिशु की अवस्था भी इसी को बोलते हैं, गर्भधारण अवस्था, गर्भावस्था या गर्भस्थ शिशु की अवस्था, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फीटस स्टेज। ये गर्भ के अंदर की तीनों अवस्थाएं हैं। जब बच्चा भ्रूण में होता है तो वो कितनी अवस्थाओं से गुजरता है? 3 अवस्थाओं से गुजरता है। अब इनमें जो कौन सी अवस्था है, जिस अवस्था में बच्चे का शारीरिक रूप से निर्माण प्रारंभ हो जाता है, तो शारीरिक रूप से जो निर्माण है ये अवस्था है 2 हफ्ते तक, 2 सप्ताह। उसके बाद ये है 8 सप्ताह। उसके बाद ये है जन्म तक। ये इनका डिवाइडेशन है। अब जो बच्चे का शरीर का जो बनना है वो कब स्टार्ट होता है? शरीर का बनना स्टार्ट होता है इस अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है।
8 सप्ताह तक शरीर बहुत स्पीडली बनता है। स्टार्ट होता है 2 सप्ताह से। जैसे ये अवस्था खत्म होगी, डिंबावस्था खत्म होगी, 2 सप्ताह से क्रॉस करेगा तो शरीर का बनना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे बनता है? 3 परतों में बनता है। मानव शरीर कैसे बनता है? 3 परतों में बनता है। ठीक है, तो जो क्या नाम है अनुवांशिकता है, इसका महत्व कब स्टार्ट हो जाता है? इसका महत्व पहली डिंबावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब गर्भ धारण के समय से। कब से? गर्भ धारण के समय से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा गुणसूत्र यह निर्धारित करता है? सर अभी अधिगम और मोटिवेशन चैप्टर पढ़ा है, प्रैक्टिस क्लास लूं क्या आपकी? यूवी मीना, अधिगम और मोटिवेशन से ही केवल क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाल विकास से भी क्वेश्चन आएंगे। चाहो तो आप ले लो और नहीं चाहो तो मत लो, है ना। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, कोई आप पे दबाव नहीं है। आपका नोटिफिकेशन आ ही गया है, आपके अगर पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ो और नहीं है तो आराम से एंजॉय करो। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। कौन सा गुणसूत्र यह निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है कि बच्चा नर पैदा हुआ है? कौन सा गुणसूत्र ऐसा है जो ये निर्धारित करता है कि बच्चा नर है या मादा है? मादा कौन सा गुणसूत्र निर्धारित करता है? एक्स गुणसूत्र। कौन सा? एक्स। और नर है ये कौन सा गुणसूत्र निर्धारित करता है? ये करता है वाई गुणसूत्र। कौन सा? वाई गुणसूत्र। तो इसमें कौन सा है? वाई गुणसूत्र। ठीक है, सी गुणसूत्र और एल गुणसूत्र ये होते ही नहीं है। ठीक है, कौन सा निर्धारित करता है? वाई गुणसूत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोशिका विभाजन में त्रुटि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकार होता है? कोशिका विभाजन में त्रुटि के कारण, अगर कोशिका विभाजन में थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो उसके कारण कौन सा रोग होता है ये हमें बताना है। ADHD जी नहीं, डिसलेक्सिया जी नहीं, ऑटिज्म जी नहीं, डाउन सिंड्रोम। कौन सा रोग होता है? डाउन सिंड्रोम। इसमें होता क्या है? इसमें होता है XY, है ना। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? एक X एक्स्ट्रा आ जाता है, एक X गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है डाउन सिंड्रोम में। इसी को हम बोलते हैं जो नर होते हैं वो मादाओं जैसे लक्षण प्रकट करने लग जाते हैं। कौन से रोग में? डाउन सिंड्रोम में। ये रोग किस कारण होता है? कोशिका विभाजन में त्रुटि के कारण होता है। उसके बाद ADHD, आजकल जो आप इंस्टाग्राम पे रील देखते हो, यूट्यूब पे रील देखते हो, केवल रीलें ही देखे जाते हो, इससे अभिधान में कमी आती है सॉरी, इससे अवधान में कमी आती है, डिटर्मिनेशन में कमी आती है। उसके बाद हाइपर एक्टिवनेस हो जाती है। आप किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो। हाइपर एक्टिव जिसको हम बोलते हैं, एक जगह ध्यान नहीं लगा सकते। अगर कोई क्लास चल रही है तो आप 1 घंटे उस क्लास में नहीं रुक सकते। आप 5 मिनट क्लास में रुकोगे, आप सोचोगे यार थोड़ी देर रील देख लेता हूँ, सर तब तक ये ज्ञान की बातें बता रहे हैं, जैसे ये ज्ञान की बातें खत्म होंगी अपन रील देख के फिर से क्लास देखने लग जाएंगे। तो ये वाली बातें किस विकार में होती हैं? ADHD में होती हैं, है ना। ADHD में ये वाली बातें होती हैं। तो ये है तो वंशानुगत रोग, लेकिन कोशिका विभाजन के कारण नहीं होता है। उसके बाद डिसलेक्सिया क्या है? पठन विकार। क्या है? पठन विकार। जैसे कहीं ये B लिखा है, कहीं B लिखा है, कहीं D लिखा है, तो जिस बच्चे के डिसलेक्सिया होगा वो B और D में अंतर नहीं कर पाएगा। वो कभी B को D पढ़ेगा, कभी D को B पढ़ेगा। ठीक है, ये कौन सा विकार है? डिसलेक्सिया। उसके बाद ऑटिज्म। ऑटिज्म में क्या है? वो सामाजिक रूप से मिलजुल के नहीं रह पाएगा, है ना। वो खुद में लीन रहेगा, अपने आप से बातें करेगा, समाज में ज़्यादा नहीं जा पाएगा। सर पहली बार पढ़ रहा हूँ, अब तक सिर्फ 2 टॉपिक ही आगे की पढ़ाई चल रही है। साइकोलॉजी धीर सिंह सर से पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है भैया, है ना। धीर सिंह सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़िए आराम से, एंजॉय से पढ़िए, है ना, टेंशन नहीं लेनी है। चलते हैं आगे। खालिस्तान तथा खालिस्तान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। मतलब जो विकास है वो किसकी विशिष्ट अनुक्रिया के माध्यम से होता है, मतलब किन किन चीज़ों की विशिष्ट अनुक्रिया के माध्यम से जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वो होता है, ये बताना है हमको। तो किन की अंतःक्रिया का परिणाम है? वंशक्रम और वातावरण। D बराबर H गुणा E। कितनी बार पढ़ लिया अब तक? 150 बार। D बराबर H इंटू E। डेवलपमेंट, हेरिडिटी और एनवायरमेंट की अंतःक्रिया का क्या है? परिणाम है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिंग है ध्यान से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं, आप फिर गलती करोगे तो गलती ना हो इसलिए आप अभी से बहुत अच्छे से ध्यान से फोकस से इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, लिंग है, लिंग क्या है। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा अंग्रेजी को देख के। किसको देख के मिलेगा, अंग्रेजी को देख के। जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना। इसका एक आंसर नहीं है, इसके दो आंसर हैं। इसका सही आंसर मिलेगा हमको अंग्रेजी को देख के। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, जेंडर और एक शब्द है सेक्स, है ना। पहला शब्द है जेंडर, दूसरा शब्द है सेक्स। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, लिंग। जेंडर का अर्थ भी लिंग है और सेक्स का अर्थ भी लिंग है। तो इन दोनों शब्दों में जो डिफरेंस है वो होगा अंग्रेजी के शब्दों से। हिंदी में तो लिंग ही लिखा रहेगा। अगर मैं कह दूं पहला वाला शब्द लिखा है जेंडर, जेंडर क्या है, जेंडर जैविक संरचना है, शारीरिक संरचना है, सामाजिक संरचना है या कुछ और है, तो आपका आंसर होगा सर जेंडर सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है, सामाजिक संरचना है। जेंडर सामाजिक संरचना कैसे है, जो समाज में जो परंपराओं से, रूढ़ियों से जो चीज़ें बनी हैं, जैसे ये काम पुरुषों के हैं, ये काम महिलाओं के हैं, ये जो रूढ़िवादिता की जो बातें हैं, इस हिसाब से जब हम किसी का लिंग निर्धारित करते हैं उसको हम अंग्रेजी में जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। तो जेंडर कैसी संरचना है, सामाजिक संरचना है। मतलब जैसे समाज में एक बात चलती है कि रोटियां जो फीमेल होती हैं वही करती हैं, ये बात चलती है कि रोटियां कौन करती हैं, फीमेल करती हैं। तो जो जेंडर का काम है या क्या ये निश्चित है, पहले से निश्चित नहीं है, समाज ने निश्चित कर रखा है, वो अलग बात है। तो जो ये बातें हैं ये कैसी हैं, जेंडर की बात है। कैसी बात है, जेंडर की बात है। क्योंकि अगर कोई पुरुष चाहे तो वो भी रोटी कर सकता है ना, कोई पुरुष चाहे तो वो भी रोटी कर सकता है। तो जेंडर का काम दूसरा जेंडर वाला कर सकता है। दूसरी बात है सेक्स, सेक्स भी लिंग ही है ना। ये वाला जो लिंग है इसका परिवर्तन इसमें संभव नहीं है। ये वो है जो भगवान ने हमें बना के दिया है, जो गुण सूत्रों से निर्धारित होता है। अगर एक्स एक्स है तो लड़की है और एक्स वाई है तो लड़का है। ये इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। हालांकि आज तो विज्ञान ने ये भी संभव कर दिया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो जेंडर है ये तो सामाजिक संरचना है, ये याद रखना। और जो सेक्स है, सेक्स है ये जैविक सत्ता है। कैसी है, जैविक सत्ता है या जैविक संरचना है। बायोलॉजिकल है, फिजिकल है, जैविक है, ठीक है। चलते हैं आगे। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल क्या है, वंशक्रम है। जन्मजात जो व्यक्तिक गुण आदमी के अंदर होते हैं उनका योग क्या है, वंशक्रम। क्या है, वंशक्रम, वंशानुक्रम या वंशक्रम या अनुवांशिकी, ठीक है। जन्मजात जो व्यक्तिगत गुण होते हैं जिनमें बाहरी समाज से कुछ भी अभी ऐड नहीं हुआ है, केवल जन्म हुआ है, जन्म होते ही जो व्यक्तिगत गुण उसके अंदर विद्यमान हैं, ऑलरेडी आए हैं, वो किससे आए हैं, वो आए हैं सर वंशक्रम से। वंशक्रम से आए, अनुवांशिकी से आए, तो वो क्या है, अनुवांशिकी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। क्या वातावरण, जी नहीं। अनुवांशिकता, जी हाँ। हार्मोन, जी नहीं। समाज, जी नहीं। क्या समाज, वातावरण, ये चीज़ें आंख का रंग प्रभावित करती हैं, जी नहीं। क्या करता है, वंशानुगत, वंशक्रम या वंशानुक्रम या अनुवांशिकता, ठीक है। हेरिडिटी मतलब इसको इंस्पायर करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है। किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी बच्चे को अधिगम और समस्या समाधान के लिए जो सहायता दी जाती है उसको क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। कौन कहते हैं, लेव वाइगोत्स्की साहब। कौन कहते हैं, लेव वाइगोत्स्की साहब। क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग के द्वारा जो विकास बच्चे का हो पाता है, जो विकास संभव हो पाता है, उस विकास को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब ZPD। क्या बोलते हैं, ZPD। उसके बाद इस जो हेल्प को करता है उसको क्या बोलते हैं, MKO। क्या बोलते हैं, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लड़के के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन से हैं। लड़का पैदा होने के लिए कौन से क्रोमोसोम उत्तरदायी हैं, XY। लड़की के लिए XX। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसकी मान्यता थी कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक मध्यस्थता आधारित प्रक्रिया है। लेव वाइगोत्स्की।
संज्ञानात्मक विकास को समाज और संस्कृति के बीच जो विकसित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है? लेव वाइगोत्स्की साहब। कौन है? लेव वाइगोत्स्की साहब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बच्चे के लिए अकेले बहुत कठिन हो लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो क्या कहलाती है ना? किसी बच्चे के जो डेवलपमेंट की है, जो कार्य करने की वो सीमा, जो सीमा वो अकेले तय नहीं कर पाता है, लेकिन अगर कोई और अनुभवी साथी उसका साथ दे तो वो सीमा तय कर सकता है। कौन सी वाली बात हो गई? हमने बताया था वाइगोत्स्की का सिद्धांत हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। ठीक है, ये क्या है? ये कोई इंडिविजुअल है, ये कोई व्यक्ति है, ये उसका जीवन दायरा है ना, ये उसका पूरा जीवन है। अब उस व्यक्ति का जो इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट है वो इतना हो सकता है ना, वो अपने आप तक इतना जान सकता है। उसके बाद किसी एमकेओ ने क्या दी? इसके फोल्डिंग दी, उसकी सहायता से वो यहाँ तक जान सकता है। तो ये जो जोन है यहाँ से यहाँ तक का क्या है? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये ZPD है, ये बाकी जीवन दायरा। ये वो चीज़ें हैं जहाँ तक वो किसी के हेल्प से भी नहीं पहुँच सकता है ना। इसका उदाहरण आप ऐसे समझ लो, जैसे आज आपका रीट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना, रीट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना? जी हाँ सर, आप बोलोगे जी हाँ। अभी इससे हम वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको समझते हैं, है ना। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम रीट के नोटिफिकेशन से समझते हैं। कैसे? आपका रीट का नोटिफिकेशन जारी हो गया, आप बिना किसी की हेल्प लिए, बिना कोई पुस्तक पढ़े डायरेक्ट आप पेपर देने जाओ। ये सपोज करना, आपको जाना नहीं है ना, आपको पढ़ के ही जाना है। तो आप सीधा पेपर देने जाओ और आप वहाँ 70 नंबर लेके आओ, है ना। 150 में से 70 नंबर आप अगर वहाँ लेके आओ तो इसका मतलब आपका जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो कितना है? वो आपका 70 मार्क है। कितना है? 70 क्या है? जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ये क्या है? 70। इतना आप स्कोर अपने आप कर रहे हो। अब आपको ज़रूरत है किसकी? इसके फोल्डिंग की, सहायता की ज़रूरत है। अभी आप क्लास में आए, यहाँ क्लास में आए और आपने और क्वेश्चन किए, आप डेली क्लास में आते हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, जब तक एग्जाम होगा जब तक क्लास लोगे। अब आप एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम हॉल में जाते हो और अब आपका स्कोर 120 होता है। 150 में से कितना होता है? 120। तो ये क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। ये संभाव्य विकास का क्षेत्र है आपका। तो 120 तक आप पहुंच गए, क्लास के माध्यम से पहुंचे, तो आपने इसके फोल्डिंग ली। अब इसमें एमकेओ कौन है? एमकेओ इसमें वो है जो आपको शिक्षा दे रहा है, जो सर आपको पढ़ा रहे हैं वो क्या है? एमकेओ हैं। वो मोर नॉलेजेबल अदर हैं, वो आपसे थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, बाकी जो प्रोसेस है वो क्या है? इसके फोल्डिंग है। और ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां तक आप पहुंच गए इसके फोल्डिंग की सहायता से। समझ में आया? अभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। यही तो पूछा है ना, कार्य करने की वह सीमा जो बच्चे अकेले पहुंचना बहुत कठिन हो लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से संभव हो, वो क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास की किस अवस्था को कोल व ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? कोल व ब्रुश ने किस अवस्था को संवेगात्मक विकास का समय कहा है, अनोखा काल कहा है? तो ये कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास की कौन सी अवस्था प्रश्न की अवस्था कहलाती है? क्वेश्चन करने की जिज्ञासु अवस्था, है ना, प्रश्न की अवस्था, नामकरण विस्फोट की अवस्था, ये सभी अवस्थाएं किसके नाम है? यह है पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था है? पूर्व बाल्यावस्था। चलते हैं अगले पे। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता या मूल दुश्चिंता, बेसिक एंजाइटी, क्या बोलते हैं मूल दुश्चिंता को? बेसिक एंजाइटी। बेसिक एंजाइटी है, इस संप्रत्यय का विकास होता है किस अवस्था में होता है ये बताना है? बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
किशोर अवस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? जीन पियाजे साहब ने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, तो उनमें से किशोर अवस्था किस अवस्था के अंदर आती है? अंतिम अवस्था के। कौन सी अवस्था के? अंतिम अवस्था के। अंतिम कौन सी है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को हमने क्या बोला था? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर कौन सी अवस्था आएगी? किशोर अवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संबंध में कौन सी संरचना पियाजे साहब ने बताई थी? प्रबलन जी नहीं, अवलोकन अधिगम जी नहीं, अनुबंधन जी नहीं, स्कीमा, है ना। स्कीमा के बारे में पियाजे साहब ने बताया था। अवलोकन अधिगम के बारे में, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के बारे में वाटसन ने बताया था। वाटसन ने बताया था, है ना। और प्रबलन या पुनर्वलन के बारे में स्किनर ने बताया था। स्किनर ने बताया था। ठीक है, अनुबंधन के बारे में पावलोव ने बताया था। ठीक है, तो जीन पियाजे ने किसके बारे में बताया था? स्कीमा के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जजोंग का कहना है, यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, संज्ञान और भाव आपस में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जजोंग साहब क्या कहते हैं? जो संज्ञान है और जो भाव है वो आपस में क्या होते हैं? अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है: संज्ञानात्मक विकास, आत्म केंद्रित विकास, व्यवहार विकास, पर्यावरण विकास। संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि जीन पियाजे साहब ने कौन सा विकास का सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण आदि का अध्ययन करता है? तो कौन सा मनोविज्ञान है जो मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इनका अध्ययन करता है? संज्ञानात्मक जो मनोविज्ञान है ना, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान या मानसिक मनोविज्ञान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम है, ये तो गलत बात है, ये भी गलत बात है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। जी हाँ, ये बात सही है। वयस्कों और साथियों की अन्योन्य क्रिया का भाषा विकास में कोई प्रभाव नहीं, ये गलत बात हो गई है ना। तो लेव वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं? भाषिक विकास मानव चिंतन का स्वभाव बदल देता है। लेव वाइगोत्स्की ने चिंतन में, विचारों में भाषा को क्या माना था? बेहद महत्वपूर्ण माना था। किसने माना था? लेव वाइगोत्स्की ने। किसने भाषा को इतनी अहमियत नहीं दी थी? जीन पियाजे ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोर अवस्था की एज क्या है? WHO ने किशोर अवस्था की एज क्या मानी थी? WHO ने मानी थी 10 से 19 वर्ष। कितनी मानी थी? 10 से 19 वर्ष। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जनक कौन थे? स्टैनली हॉल, है ना। इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था एडोलसेंस। पुस्तक का नाम क्या था? एडोलसेंस। आज के अपने क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, है ना। आज के अपने क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। बाकी रीट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन आउट